वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पेपर में जब से ये न्यूज आई है कि जज साहब अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं, तब से मेरे पास में कई लोगों के ऐसे सवाल आ चुके हैं। उनका ये पूछना है कि सर, जब जज साहब ही अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं तो क्या हम भी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे क्या? तो ये लोगों के सवाल है। इस न्यूज का मेरे को पहले ही पता चल चुका है, ये मेरे पास में सबसे पहले अपडेट आ गया था और मेरे को ये पता है कि ये कौन से कोर्ट का मामला है, कहाँ का मामला है, पूरी जानकारी मेरे पास में पहले अपडेटेड थी और ऐसी न्यूज़ मेरे पास में ऑलरेडी सबसे पहले आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि जज साहब अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका क्या रीज़न है और क्या आप भी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं और क्या अपनी पत्नी को आप गुजारा भत्ता दें या फिर नहीं दें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके मेंटेनेंस केस से रिलेटेड। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको विस्तार से इस कटिंग के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें आई है। इसमें बातें इस तरीके से आई है कि जज साहब ही नहीं दे रहे हैं अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, जज साहब ही नहीं मान रहे कोर्ट का आदेश, दंपति का चल रहा तलाक का मुकदमा। तो ये तो मेन हेडलाइन है। अब अंदर क्या बातें कही गई है ये भी आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। तो अंदर इस तरीके से बातें हैं। नई दिल्ली से न्यूज है, अगर आम आदमी अदालत के आदेश को नहीं माने तो उसे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जब एक जज खुद अदालत का आदेश न माने तो इसे क्या कहेंगे। ये बातें इसमें कही गई है शुरू में। अंदर ये बातें और हैं, उत्तर प्रदेश में तैनात एक जज साहब अदालती आदेश के बाद भी पत्नी व नाबालिग बच्ची को गुजारा भत्ता देने व उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है कि जज साहब की पत्नी भी जज है और उत्तर प्रदेश में ही तैनात है। दंपति के बीच कानूनी विवाद चल रहा है और दोनों 2013 से अलग है। दंपति के बीच तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। तो यहाँ पे ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जज साहब खुद गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं और उनकी पत्नी खुद भी एक जज है, महिला जज है। यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई होगी और उनकी एक बच्ची भी है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे और बताता हूँ कि इसके अंदर क्या बातें हैं। रोहिणी जिला अदालत के समक्ष मेरठ में तैनात जज साहब ने 4,80,000 की बकाया राशि में से केवल 1 लाख रुपए अपनी पत्नी को दिए और अगस्त माह के अंत तक शेष राशि देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद अब तक शेष राशि नहीं दी गई। महिला जज की ओर से अधिवक्ता पूज्य कुमार सिंह व तरुण नागर ने कोर्ट को बताया कि अदालत आदेश के बाद भी जज साहब अपनी पत्नी व बच्ची को गुजारा भत्ता की राशि नहीं दे रहे हैं। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है। तो यहाँ पे आपके क्या समझ में आया? समझ में इस तरीके से आया कि जज साहब के ऊपर 4,80,000 रुपए की बकाया राशि है, उसमें से उन्होंने 1 लाख रुपए लौटा दिए हैं, बकाया राशि में से दे दिए हैं और बाकी के बची हुई राशि के बारे में उन्होंने बताया कि अगस्त तक दे दूंगा, पर वो नहीं दिए। अभी मैं स्पष्ट करूंगा आगे और भी बातें आपके सामने। तो आगे इस तरीके से है इसमें बातें कि अदालत ने महिला जज की अर्जी पर सुनवाई के बाद जनवरी 2018 में उसे व उसकी नाबालिग बेटी के खर्च के लिए प्रतिमाह 20,000 रुपये व अर्जी दायर करने की तिथि से बकाया खर्च राशि देने का अंतरिम आदेश बरेली में तैनात जज साहब को दिया था। यानी कि जज साहब के ऊपर इस तरीके से ये मेंटेनेंस लगा था। पीड़िता ने 50,000 रुपये गुजारा भत्ता दिलाने की मांग करते हुए जनवरी 2016 में अर्जी दायर की थी, यानी 2016 की ये अर्जी थी। अदालत के इस फैसले को जज साहब ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में भी जज साहब इस जो ये कोर्ट का आदेश था इसको लेके जा चुके हैं, लेकिन न्यायमूर्ति संजीव सचेतना ने 19 अप्रैल 2018 के अपने आदेश में उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी जज साहब ने पत्नी को गुजारा भत्ते व बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। तो यहाँ पे यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि जिस कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को ले जाके भी जज साहब हाई कोर्ट में चुनौती के लिए जा चुके हैं। फिर वहाँ से भी एज इट इज मामला हुआ और यहाँ पे जज साहब को बोला गया कि आप बकाया राशि लौटाए। पर यहाँ पे मेन रीजन है कि फिर भी जज साहब जो बकाया राशि है, जो मेंटेनेंस है,
जो यहाँ पे गुजारा भत्ता है वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मैं स्पष्ट करने वाला हूँ कि वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी या फिर मेंटेनेंस केस का ग्राउंड होता है कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, यहाँ पे वो अच्छी जॉब कर रही है या फिर जॉब कर चुकी है, तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनता है। ये आपको भी भली भांति पता है और मेंटेनेंस केस का भी एक ग्राउंड है। यहाँ पे जो जज साहब की पत्नी है वो भी एक जज है, यानी कि सेम पद वो ले रखी है और दोनों की समान इनकम है, यानी कि जो सैलरी है दोनों की समान ही है। और यहाँ पे इस कंडीशन में जज साहब ने ये देखा है कि जब वो खुद जज है, वो खुद अच्छा अर्न कर रही है, तो उस कंडीशन में उसका मेंटेनेंस किस बात का। तो यहाँ पे जिस कोर्ट से जज साहब के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, यहाँ पे उन जज साहब को लग रहा है कि उनके ऊपर ये मेंटेनेंस का ऑर्डर गलत तरीके से दिया गया है। यहाँ पे जब वो ऑलरेडी एक जज है तो ये थिंकिंग इन जज साहब की हो सकती है कि जब वाइफ खुद जॉब कर रही है तो उसको मेंटेनेंस किस बात का दूँ। तो यहाँ पे 4,80,000 में से जज साहब ने 1,00,000 रुपए लौटाए। वो 1,00,000 रुपए इसलिए लौटाए होंगे क्योंकि उनकी एक नाबालिग बच्ची भी है और उस बच्ची का मेंटेनेंस बनता है। उस बच्ची को तो जज साहब मेंटेनेंस देंगे ही, पर यहाँ पे जो उनकी वाइफ है वो ऑलरेडी जॉब कर रही है, तो यहाँ पे जज साहब का ये सोचना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी अगर वो जॉब कर रही है तो मैं उसको मेंटेनेंस किस बात का दूँ। इसी बात को लेके वो हाई कोर्ट में चुनौती के लिए भी गए, पर यहाँ पे उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कोर्ट का जजमेंट सही ही आए। कई कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत भी आ जाता है। यहाँ पे आपको पता है कि एक कोर्ट का आदेश तो और कुछ होता है, जब आप उसकी अपील के लिए जाते हैं तो उसका आदेश और कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कोर्ट का आदेश सही ही हो। यहाँ पे अगर अपन अपील के लिए जाएंगे तो आदेश पलट भी जाता है। तो यहाँ पे आपको भली भांति पता है कि जो जज साहब हैं, इस कटिंग के अनुसार जो आपने न्यूज़ पढ़ी है उसमें क्लियर है कि जज साहब चुनौती के लिए हाई कोर्ट गए, फिर भी उनके ऊपर ये बातें आई कि आपको मेंटेनेंस जो बकाया राशि हो देनी ही पड़ेगी। पर जज साहब की ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ। तो उन जज साहब का सोचना ये होगा कि जब वाइफ वेल एजुकेटेड है, खुद अगर जॉब कर रही है, खुद महिला जज है, तो उसको मेंटेनेंस में किस बात का दूँ। इसलिए वो चुनौती के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते होंगे। तो ये क्लियर सी बात है, इसलिए वो मेंटेनेंस नहीं लौटा पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या आप वाइफ को मेंटेनेंस दें या फिर नहीं दें, कौन सी कंडीशन में मेंटेनेंस देना है, कौन सी में नहीं देना है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका भी सेम ग्राउंड है कि अगर आपकी वाइफ वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती थी या फिर अभी कर रही है, वो अच्छा खासा अर्न कर रही है कि अपना खुद का गुजारा कर सके, तो उस कंडीशन में उसका मेंटेनेंस नहीं बनता है। अगर कोर्ट का ऑर्डर फिर भी आपके ऊपर हो जाता है कि आप वाइफ को मेंटेनेंस देंगे, अगर वाइफ वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है मतलब, या फिर जॉब कर रही है, फिर करती थी, उसकी अच्छी सैलरी है, और फिर भी अगर ऑर्डर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि उस ऑर्डर की चुनौती के लिए आपको अपर कोर्ट के अंदर जाना है। यानी कि जो ऊंचा कोर्ट है, जिस कोर्ट से आपका ऑर्डर हुआ है, उसका जो ऊंचा कोर्ट है उसके अंदर आपको अपील के लिए जाना है और वहाँ पे आपको चुनौती पूर्वक अपनी बातें रखनी है। वहाँ पे क्लियर करना है कि यहाँ पे वाइफ वेल एजुकेटेड है, तो मैं उसको किस लिए उसको मेंटेनेंस दूँ। अगर वाइफ जॉब कर रही है तो जॉब के बारे में बताओ कि वो जॉब कर रही है, या फिर वो पहले जॉब कर रही थी तो उसकी पे स्लिप बताओ कि अभी वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, पहले वो जॉब कर रही थी। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपके ऊपर बिना वजह मेंटेनेंस का एक दबाव आ जाता है, मेंटेनेंस आपके ऊपर थोपा जाता है और वाइफ खुद यहाँ पे कैपेबल है, तो आपको उस कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं देना है। आपको क्या करना है कि उसकी अपील के लिए जाना है। आपको एक फिक्स पीरियड मिलता है, 90 दिन का टाइम होता है आपके पास में अपील यानी क्रिमिनल रिवीजन के लिए जाने का। तो उस पीरियड में आप अपील के लिए जाओ यानी क्रिमिनल रिवीजन के लिए जाओ, जिससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी कंडीशन में आपको वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा। वाइफ को तब मेंटेनेंस देना होगा जब वाइफ की गलती नहीं है, यहाँ पे आपने उसके साथ में ज़बरदस्ती की है, उसकी मार पिटाई की है, यहाँ पे वो खुद परेशान होकर आपको छोड़ के गई है, या फिर वो वेल एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपना खुद अर्न नहीं कर सकती है, वो कैपेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। यानी कोर्ट के आदेश को आपको मानना ही होगा। उस कंडीशन में आप कोई अपील यानी क्रिमिनल रिवीजन के लिए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके ग्राउंड कच्चे हैं।
आपको इसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। उस वाइफ को आप 100% मेंटेनेंस देंगे, क्योंकि वो खुद कैपेबल नहीं है। उसके गुजारे के लिए उसको मेंटेनेंस चाहिए और वो आपको देना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आपको जेल होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।